हमारी सेहत कई पहलुओं से मिलकर बनी है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम। शरीर की सफाई, फिल्ट्रेशन और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। बात करें आज के लाइफस्टाइल के बारे में, हाइड्रेशन हैबिट्स के बारे में। बढ़ता स्ट्रेस और अवेयरनेस की कमी के कारण हमारे किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि युवाओं में भी ये तेज़ी से देखने को मिल रहा है। और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और सही मेडिकल गाइडलाइन के लिए हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरशद जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अरशद, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरशद जमाल हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का सटीक उत्तर दे पाऊँ जो जनमानस के लिए कोई लाभकारी साबित हो। जी बिल्कुल सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अरशद आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, अगर आजकल के लाइफस्टाइल पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी देखी जा रही है? देखिए, सबसे कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, जो मोस्ट कॉमनली अंग्रेज़ी में बोला जाता है उसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ये पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी है स्टोन संबंधी समस्याएं जिसको यूरोलिथियासिस बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं आज के डेट में। और तीसरी प्रॉब्लम जो है एक जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या हिंदी में बोलते हैं मूत्र की नली का संकुचन, ये भी बहुत कॉमन है। ये तीन बहुत कॉमन डिजीज़ हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत फ्रीक्वेंटली उसको पकड़ा जाता है और उसका उपचार संभव है आज के डेट में। आपने जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, किडनी स्टोन्स, फिर प्रोस्टेट्स के बारे में, अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है और अगर नज़रअंदाज करते हैं तो क्या कुछ खतरे हो सकते हैं? जी, नज़रअंदाज करना तो किसी भी चीज़ में अच्छा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब स्लो ऑनसेट प्रॉब्लम है। मतलब वो अचानक से कुछ सामने नहीं आता है, उसके लक्षण स्लोली आते हैं। मतलब बहुत धीरे धीरे उसके कुछ लक्षण आते हैं जिसको लोग कॉमन बीमारी समझ के उसको इग्नोर करते रहते हैं। चूँकि अभी कुछ मेजर नहीं है, आपका लाइफस्टाइल कुछ बहुत मेजर डिसरप्ट नहीं हो गया, तो इसीलिए लगता है कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा समय के साथ में। और बहुत सारी कॉमन भ्रांतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं कि अगर पथरी बन गया तो ठीक है, थोड़ा पानी ज़्यादा पी लो, अपने आप ठीक हो जाएगा, गल जाएगा, निकल जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग घर का कुछ इलाज कर लें या कुछ आसपास मोहल्ले वाले कुछ बता रहे हैं, कुछ दवा या कुछ जड़ी बूटी या कुछ पत्ते या कुछ इस तरह की चीज़ें वो लेके सोचते हैं अपना खुद सेल्फ मेडिकेशन कर ले, अपना ही उपचार कर ले। और वो चाहते हैं कि हम इन झंझटों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये हमेशा ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप एक इनिशियल स्टेज में किसी एक स्पेशलिस्ट से मिल लें तो अगर कुछ मेजर नहीं है तो भी वो सामने आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा हितकर होता है उनके लिए। तो मेरा तो सलाह यही रहेगा जन सामान्य से कि अगर आपको कुछ भी समस्या समझ में आ रहा है तो उसको आप सेल्फ मेडिकेशन या अपने आप से ट्रीटमेंट करने के जगह पे आप एक सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट से जो प्रॉपर इसके बारे में जानते हैं उनसे मिल के आप पूछ सकते हैं। उनको कुछ बेसिक जांचें हैं जिसको करा सकते हैं और करा के अपने बारे में ज़्यादा अच्छा ज्ञान पा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर हम यूरिनरी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सबसे कॉमनली प्रॉब्लम्स आपने किडनी स्टोन्स के बारे में बताया। और आजकल देखा जाता है बहुत कॉमनली हर 4 लोगों में देखने को मिलता है कि किडनी स्टोन है, किडनी प्रॉब्लम्स है। इसका मुख्य कारण क्यों है, इतना कॉमनली क्यों बढ़ते जा रहा है? देखिए, किडनी स्टोन्स का जो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके लाइफस्टाइल से। जी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है उससे आप किडनी स्टोन्स आपको बनेगा कि नहीं बनेगा 20-30% में इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप फ्लूइड्स या वाटर का आपका इंटेक अगर प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आप रिस्क पे हैं कि आपको स्टोन बन सकता है।
किडनी स्टोन्स के अगर पेन को देखें तो बहुत अनबियरेबल पेन होता है, लेकिन इसके जी। बावजूद लोग नॉर्मल जो पेन होते हैं और किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं लगा पाते कि ये एक्चुअली किस चीज़ का पेन है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि दो तीन बातें हैं कि एक तो है कि अगर किडनी में स्टोन अगर है जी। तो हमेशा पेनफुल नहीं होता, इट्स नॉट ऑलवेज पेनफुल। उसमें कुछ स्टोन्स हैं जो जब जाके वो कहीं रुकावट पैदा करते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब वो पेन करते हैं। अदरवाइज़ किडनी के स्टोन बन गया और अगर आपने जांच नहीं कराया तो हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर बड़ा हो जाए और कुछ भी उसका असर सामने नहीं आए, कोई लक्षण नहीं आए। तो किडनी स्टोन्स हमेशा जो चूँकि वो पेनफुल नहीं होता है तो इसलिए लोग उसको डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो किडनी या यूरेटर संबंधी या स्टोन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होते हैं या स्टोन्स होता है तो ये एक अनवरत पेन नहीं होता जी। एक बार पेन हुआ फिर पेन कम हो गया तो लोग सोचते हैं कि ठीक हो गया। वो हो सकता है कि अगला एपिसोड आपको 15 दिन के बाद हो, 20 दिन के बाद हो या 1 महीने के बाद दोबारा पेन हो। उस बीच में आपको कोई भी पेन नहीं होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल जैसा महसूस करेंगे। तो ऐसा सोच के लोग सोचते हैं कि नहीं ये कुछ मेजर नहीं है, इसको इवैल्यूएशन का ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहला इवैल्यूएशन मिस कर गया है तो हो सकता है कि वो अगला 6 महीना तक वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और जब दोबारा आए तब तक प्रॉब्लम बढ़ जाए। अक्सर ये कहा जाता है, कन्फ्यूजन होता है उसको पिकअप करने में। अक्सर कहा जाता है कि कम पानी पीने से किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा, तो हाइड्रेट रहना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये देखा गया है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जी, जिनको हम इलाज करते हैं स्टोन संबंधी, अगर हमने इलाज कर दिया तो उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी हमारे संपर्क में आता है वो पानी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाता है, और इतना कॉन्शियस हो जाता है कि वो उसका स्टोन का दोबारा स्टोन होने का परसेंटेज जो है करीब 30 से 40% उसका परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है कि आगे उसको स्टोन होगा, बिकॉज नाउ इज़ मोर केयरफुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टोन का और पानी का तो बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किडनी फंक्शन चेकअप्स जो होते हैं उनमें से कौन कौन से टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल माने जाते हैं? मतलब कैसे जान सकते हैं कि किडनी स्टोन्स हैं, ऐसे कौन से टेस्ट? नहीं, किडनी स्टोन का जो फंक्शंस है, जो सबसे कॉमन जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड। जी, अल्ट्रासाउंड ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से हम लोग पहला संदेह हम लोग का आता है कि अगर स्टोन का संदेह है तो हम अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट, चीपेस्ट और नॉन इन्वेजिव तरीका है एक स्टोन को पिकअप करने का। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर रूल आउट करना है, क्विकली आपको देखना है कि इसको स्टोन है कि नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड फर्स्ट मोडालिटी है जिसको हम लोग लेते हैं। क्या बिना किसी टेस्ट के भी हम ये जान सकते हैं कि अब हमारी किडनी वीक हो रही है? नहीं, अगर उस स्थिति में आप अगर आ गए कि जहाँ पर आप सिम्टम से आप पकड़ना चाहते हैं कि किडनी का बीमारी हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक वो सिचुएशन बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि किडनी संबंधी जो समस्याएं रहती है, अगर किडनी फेलियर हुआ है, रीनल फेलियर अगर है, तो उसका अगर सिम्टम्स आने लगा, दैट मीन्स कि इट्स एन एडवांस डिजीज़, वो बहुत एडवांस्ड हो गया है ना। तो इनिशियल स्टेज में जहाँ पे आप रोकथाम कर सकते हैं उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप ही कराना है, या इनिशियल आपको इवैल्यूएशन तो कराना ही कराना है। पहला सिम्टम अगर पेशेंट को है, अगर कुछ भी उसके दिनचर्या से कुछ भी उसको अलग लग रहा है, या उसके पेशाब में कुछ चेंज है, उसके फ्रीक्वेंसी में या उसके हैबिट्स में कुछ चेंज लग रहा है ना, या तो पेशाब में जलन है, या पेशाब ज़्यादा आने लगा, या पेशाब करने में समस्या हो रही है, या कभी हल्का फुल्का आपको दोनों कमर में दोनों तरफ कुछ दर्द हुआ, या पेट में ऐसा दर्द हुआ, या कुछ हुआ, तो एक इवैल्यूएशन उसका डेफिनेटली होना चाहिए, वो उसी समय होना चाहिए। क्या किडनी स्टोन्स बस सर्जिकली हम निकाल सकते हैं या नेचुरली भी उसका कोई तरीका होता है किडनी स्टोन्स को निकालने का? देखिए, नेचुरल बोल के कुछ नहीं है, नेचुरोपैथी एक अलग विधि है ना। कहने को ये एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें सब लोग अपनी गुणवत्ता के बारे में दावा करते हैं। अब होम्योपैथिक वाले ये कहेंगे कि हम तो दवा खिलाएंगे, हम गोली, वो चीनी वाली गोली, वाइट वाली गोली जो खिलाते हैं उसको खिलाएंगे, वही खिलाते हैं, सारी बीमारियां का वही इलाज है ना। तो वो खिलाएंगे, वो बोलेंगे इससे हम पूरा 100% ठीक कर देते हैं। उसका कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वर्ल्ड ओवर कहीं साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि होम्योपैथिक काम करता है। ठीक है,
जहाँ तक आयुर्वेदिक की का समस्या है, कुछ प्लांट्स ज़रूर हैं जिसमें कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उनका प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं जनरल जनमानस से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में प्रॉपर अनुसंधान नहीं हुआ है, उसको नहीं जानते हुए या आधा जानते हुए, इनकम्प्लीट जानते हुए कभी भी लेने का प्रयास ना करें। उसका कारण है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ का, मेडिकल साइंस में किसी भी चीज़ का हम इलाज करते हैं, किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला तो है रिस्क जी, दूसरा है बेनिफिट, है ना। अगर हमको ये लगा कि बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है, तब तो उस दवा को हम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, है ना, कि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट कम लग रहा है, तो उस दवा का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आप ऐसा कोई दवाई खा लें जिससे कि आपका किडनी ही फेल हो जाए या आपका लीवर ही फेल हो जाए और उसके बाद आपका स्टोन निकले या ना निकले, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक की, टू माई नॉलेज, मेरी जानकारी में जो अभी तक है, ऐसी कोई प्रूवन दवा नहीं है, है ना, ऐसा कोई प्लांट बेस्ड मेडिसिन नहीं है जिससे कि स्टोन का सटीक इलाज किया जा सके। ये संभव नहीं है। आज के डेट में मेडिकल साइंस को ये पता नहीं है और आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर दे रहे हैं उनको भी नहीं पता है। उन्होंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन वो जो लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है, वो प्रॉपर अनुसंधान करके नहीं लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे विश्वास पे कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, एडवाइसेबल बिल्कुल नहीं है। अक्सर डॉक्टर ये देखा जाता है कि लोग गूगल पे जाके देखिए, कोई मान लीजिए अगर उन्हें किसी तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो गूगल पे जाके टेक्स्ट टाइप करके चेक कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते रहते हैं। ये कितना हार्मफुल हो सकता है? चाहे कोई भी बीमारी हो, लोग गूगल पे जाके अगर मुझे ये सिम्टम्स हो रही हैं, ये मेडिसिन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है? गूगल से इलाज करना, इसका एक प्रॉपर सिंड्रोम भी है, उसको इडियट सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। इंटरनेट डराइड इंफॉर्मेशन अदरवाइज टू बी थ्रोन अवे, है ना। तो गूगल एक इंटेलिजेंट एक मशीन है, ये कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। वो आपको वन टू वन एनालाइज नहीं कर सकता। आप किसी चीज़ को एक पार्ट में सोच के नहीं देख सकते। एक शब्द, एक वर्ड, एक सेंटेंस में उसका अलग मीनिंग हो सकता है, वही वर्ड दूसरे जगह आके दूसरा मीनिंग हो सकता है। आप किसी इंसाइक्लोपीडिया से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे तो वो एक मीनिंग बता देगा, लेकिन वो कहाँ पर लागू होगा, उसका परिपेक्ष क्या है, वो तो एनालाइज ही नहीं कर रहा है। तो आप अगर डायरेक्ट उसको सीधा आंसर वहाँ से लेके, उसने कोई दवाई का नाम लिख दिया और आपने दवाई लेके खा लिया, लेकिन उसके बारे में तो पूरा बात नहीं बताया, हो सकता है कि उससे आपको नुकसान हो जाए। तो ये सबसे बुरा चीज़ यही है। हम लोग चूँकि बहुत इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली जिज्ञासा के तहत आप लोग पढ़ता है, लेकिन मैं सारे पेशेंट्स को या मेरे जितने भी जानने वाले सबको ये बोलता है, ज़रूर पढ़िए, पढ़ना चाहिए, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। अगर मेरे पास पढ़ा लिखा पेशेंट आता है तो मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी। आप पहले से ही ट्यून्ड हैं, आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ नया नहीं रहेगा, है ना। मैं जो बोलूँगा वो मतलब मेरा अपना मत है और वो इन ट्यून विद दी मेडिकल साइंस है। एक जनरल जो साइंस का कहीं पर का भी इंफॉर्मेशन होता है, उसके साथ में सिंक्ड है वो, तो वो आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं हमने मतलब अलग से कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसका कोई मेडिकल साइंस में कोई बेसिस ही नहीं है। तो इंटरनेट से पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेट के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप पढ़िए, समझिए। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ लीगल केस हो गया, है ना, तो आपका केस चल रहा है, तो हम उस केस के बारे में पढ़ेंगे, उन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, हम ये समझ पाएंगे कि हमारे वकील साहब किस तरह से जिरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा वकील है। हमको ये भी तो समझ में आएगा कि डॉक्टर भी अच्छे हैं, देखिए जो जो चीज़ लिखा हो वही सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने यूरिनरी हेल्थ के बारे में काफ़ी प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखें। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे किडनी स्टोन्स के बारे में। एक और मेजर प्रॉब्लम जो लोगों में देखने को मिल रही है, खासकर महिलाओं में, यूटीआई की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अक्सर क्यों होता है? देखिए एज सच
जो फीमेल्स होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनकी बॉडी की संरचना और उनका हार्मोनल सिस्टम ऐसा है कि दे आर मोर प्रिडिस्पोज टू इन्फेक्शंस इन कंपैरिजन टू मेल। उनको इन्फेक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, ऐसा प्राकृतिक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जी। लेकिन इन्फेक्शन होने का टेंडेंसी फीमेल्स में ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन जिन महिलाओं को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ेस उसमें जो है वो ट्रीटेबल है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर उसमें ट्रीटेबल है। उनको एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट का इवैल्यूएशन चाहिए और ज़्यादातर बीमारियों से बहुत सारे एंटिटी है, वो एक जनरल एंटिटी नहीं है कि इन्फेक्शन है तो सबका एक ही है। इन्फेक्शन में भी बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती हैं, एक इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बोल के, ब्लैडर पेन सिंड्रोम बोल के है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। मैंने ऐसे बहुत महिलाओं को मैं देखता हूँ जिनका ट्रीटमेंट नॉन यूरोलॉजिकल डॉक्टर से होता है। ज़्यादातर जो फीमेल का इन्फेक्शंस होता है वो सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका इलाज करती है, इनिशियल इवैल्यूएशन उन्हीं से होता है और तब तक उनके पास में रहती है कि जब तक उनको वो ठीक नहीं हो जाता है या वो बोल देते हैं कि हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा, अब आप यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। ठीक है, तो यूरोलॉजिस्ट एक प्रॉपर डॉक्टर है जो इन्फेक्शन को आपको ट्रीट कर सकता है। फीमेल्स का भी इवैल्यूएशन यूरोलॉजिस्ट से ही होना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने पे ज़्यादातर जो उसमें इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको इन्फेक्शन लेबल कर दिया जाए, जिसको हम आप बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन नहीं होती, उनका रीजंस कुछ और होता है। वो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि इनका तो ट्रीटमेंट ही गलत लाइन पे चल रहा था, चूँकि वो उसको पिकअप ही नहीं किया गया, तो वो पिकअप कर भी नहीं सकते। तो मेरा सलाह ये है कि अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से मिले, ना कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से या जनरल फिजिशियन से मिले, बिकॉज ये एक स्पेशलाइज्ड एंटिटी है जिसको यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर से समझते हैं और ज़्यादा बेहतर आपका इलाज कर सकते हैं। जैसे आपने यूटीआई प्रॉब्लम्स के बारे में बताई जो महिलाओं में देखने को मिलती हैं, ऐसे कौन से इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो यूटीआई में देखने को मिलते हैं, ऐसे कोई अर्ली साइंस फीमेल्स में? जी देखिए, फीमेल्स में जो इन्फेक्शन का 2-3 मुख्य सिम्टम होता है। एक तो है कि जिसको फीमेल्स बोलती हैं हमेशा कि हमको पेशाब करने में जलन होता है जी, है ना, एक तो जलन हुआ। दूसरा है कि पेशाब का जल्दी जल्दी होना। अगर नॉर्मली फीमेल्स को अगर देखा जाए तो वो दिन भर में कुछ 6-7-8 बार तक नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो 20 बार पे तक पेशाब कर रही हैं, 20 बार 25 बार ऐसा दिन में पेशाब कर रही हैं, रात में भी उठ के पेशाब करना पड़ रहा है। तो उनका जो पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा उनका ज़िंदगी है, वो बाथरूम के इर्द गिर्द ही सिमट जाता है कि वो कहीं जाने के हालत में नहीं रहती हैं। तो पेशाब का ज़्यादा होना एक बहुत बड़ी समस्या है उसका। पेशाब में जलन होना, पेशाब में बदबू आना, कुछ पेशाब से हो सकता है कि आपको लाल रंग का पेशाब आपको होने लगे, कुछ ब्लीडिंग हो सकता है आपको, या कुछ हो सकता है कि कुछ उसमें डिस्चार्ज आने लगे, है ना, फीवर हो सकता है आपको, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, आपको सीरियस भी हो सकता है, सारे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा तो सेप्टिसिमिया हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अक्सर ये देखा जाता है डॉक्टर कि प्रेगनेंसी के टाइम या मेनोपॉज के बाद महिलाओं में यूरिनरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। ऐसे क्यों देखा जाता है? देखिए, मेनोपॉज के टाइम में ना औरतों के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस में कुछ चीज़ें हैं जो आप उनके स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ता है, मतलब डेट्रीमेंटल होता है। और ये सारी चीज़ें होती है, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो एक अमृत की तरह है, एक फीमेल के लाइफ के लिए बहुत एक अमृत जैसा चीज़ है। और मेनोपॉज के बाद में उसकी मात्रा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है और वो ईस्ट्रोजन विड्रॉवल जब होता है तो उससे जो पेशाब का रास्ता और उसके आसपास जो जननांगों का जो उसकी जो त्वचा होती है वो उसका मतलब मुलायमपना ख़त्म हो जाता है, उसका सिक्रेशन ख़त्म हो जाता है, उसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनको इन्फेक्शन का डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है उनका। अक्सर ये कहा जाता है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी माने गए हैं। जी, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज तो अच्छी हैं ही हैं, वो एक जनरल बात है, लेकिन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने से
आपका इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा, ये बात उतना सही नहीं है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज के अपने इंडिकेशंस हैं। मेडिकल थेरेपेटिक जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है वो अगर आपका मतलब पेल्विक फ्लोर वीकनेस है या प्रोलैप्स डिसऑर्डर है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, बहुत लोगों को औरतों को मतलब खांसने छींकने पे पेशाब निकलने लगता है, एक बार खांसेगी तो फटाक से पूरा पेशाब निकल गया, तो वो सारी पेल्विक फ्लोर वीकनेस से होता है। तो उसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का भी रोल होता है, ड्रग्स का भी रोल होता है और उसका सर्जरी भी करते हैं हम लोग, सब तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। अभी हमने महिलाओं के बारे में बात की, अगर हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ मेल्स में प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। इसका क्या मेन कारण है? देखिए, प्रोस्टेट का तो सबसे मेजर उसका जो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है एज। एज इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम। जो व्यक्ति जितना दिन ज़्यादा जिएगा वो उसका प्रोस्टेट होने की संभावना उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि जो अपने लाइफ में ऐसे चैम्पियन है उसी को प्रोस्टेट होगा। तो मैं अपने प्रोस्टेट के सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप पहले तो चिंता मत कीजिए। आप इस स्टेज पे अगर आए हैं और आप प्रोस्टेट का इलाज करा रहे हैं, इसका मतलब आप आपने बाकी कंटेम्प्रेरी से आप ज़्यादा जी तो चुके हैं ऑलरेडी। आपने 60 साल 70 साल 80 साल आप गुजार दिए, तो आप बाकी का लाइफ का सारा स्टेज तो सक्सेसफुली पार कर लिया आपने। तो इसका मतलब वो खुद ही चैम्पियन है। तो एज इज़ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर प्रोस्टेट। एज जितना बढ़ेगा प्रोस्टेट उतना बढ़ेगा, सिंपल फैक्टर है। BPH यानी कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर, इस दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों अलग अलग चीज़ है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया जो बोलते हैं वो सिर्फ पेशाब के रास्ते में एक ग्रंथि होती है जिसको हिंदी में गदूद बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रोस्टेट बोलते हैं। वो पेशाब के थैली का जो मुंह होता है उसी के ठीक नीचे होता है, पेशाब के नली के चारों तरफ वो ग्रंथि होती है। वो एज जब बढ़ता है तो वो मूत्र की नली को, पेशाब का जो रास्ता यूरेथ्रा है उसको कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, तो आपको पेशाब करने में दिक्कत होता है। तो उसका सिंपल इलाज है, अगर वो जो चीज़ उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या तो आप उसको रिलैक्स कर दीजिए या उसको निकाल दीजिए, तो आपको पेशाब ठीक होने लगेगा। तो जब हम BPH या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बोल रहे हैं तो हमारा मकसद एक ही रहता है कि इनको जो पेशाब में जो रुकावट है उस रुकावट को हमको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद उनको पेशाब होने लगेगा, बाकी उनको और कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जब प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, कर्क रोग का मतलब होता है कि प्रोस्टेट जो है वो रुकावट भी कर रहा है और साथ में उसके कैंसर के लक्षण हैं उसकी कोशिकाओं में। और जब उसकी कोशिकाओं में जब कैंसर बना हुआ रहता है तो कैंसर वहाँ से फैल के आपके हड्डी में, आपके मांस में, आपके छाती में, आपके ब्रेन में, सब जगह फैलेगा। वो आपका मतलब लाइफ लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब आपका वो ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो कैंसर का इलाज वो कैंसर का इलाज हो जाएगा, वो प्रोस्टेट का रुकावट का सिर्फ इलाज नहीं होगा। तब हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं कि इसकी कोशिकाओं में जो कैंसर है जो बाकी शरीर को इन्वॉल्व कर सकता है उसको ख़त्म करें हम, ताकि उसका लाइफ बचा रहे। तो दोनों अलग अलग एंटिटी है। लेकिन प्रोस्टेट हम जब जनरल बोलते हैं कि प्रोस्टेट की बीमारी है तो वो कैंसर भी हो सकता है, BPH भी हो सकता है ना। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आज की चर्चा से हमने ये चीज़ जाना है कि सही समय पर पहचान, सही इलाज और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।